चैप्टर 8 की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी कि ऐसे टाइप की वेव्स जिसमें इलेक्ट्रिक वेक्टर भी है और मैग्नेटिक वेक्टर भी है, यानी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट भी आपको मिलेगा और मैग्नेटिक कंपोनेंट भी मिलेगा। ये दोनों कंपोनेंट्स इस वेव्स के अंदर मिलेंगे। अब चैप्टर में सबसे पहला तो पॉइंट जो है दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। अगर आप देखें तो पहला टॉपिक जो इसके अंदर होगा वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट करंट की यहाँ पे एक थ्योरी है जो समझने की जरूरत है। चैप्टर 6 में हमने पढ़ा कि अगर किसी एरिया में से नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, ठीक है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं, और उसकी वजह से वहां पे फ्लक्स बन रहा है। और अगर ये फ्लक्स टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा तो वहां पे क्या होगा, अगर टाइम के इंड्यूस करंट होगा, अगर टाइम के रिस्पेक्ट में ये फ्लक्स अगर चेंज होगा तो वहां पे क्या होगा, इंड्यूस करंट होगा, यानी कि करंट प्रोड्यूस हो जाएगा इस लूप के अंदर। ये हमने पढ़ा है। कशिश, समझ में आई बात? यस सर। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर किसी एरिया में क्रॉस कर रही हैं और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस करते समय एक मैग्नेटिक फ्लक्स बनाती हैं, और मैग्नेटिक फ्लक्स अगर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा तो वहां पे इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के रोल की वजह से इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है। ये आपने 10th में भी पढ़ा था इतना तो, ठीक है। अब बात ये आती है कि कैपेसिटर में अगर आप देखें तो हम जब कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं, लेट्स से कि ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर देखा होगा जो कंडेंसर फैंस में लगता है कशिश, उसको हम कैपेसिटर कह रहे हैं, गोल्ड कलर का होता है, व्हाइट कलर का। ये जो कैपेसिटर है इसमें क्या होते हैं कि ये प्लेट होती हैं जिनके ऊपर चार्ज होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो बात यह है कि अगर ये वायर में से करंट फ्लो कर रहा है, अगर ये वायर में से करंट फ्लो कर रहा है तो बेसिकली ये बताया जाए कि ये जो करंट फ्लो कर रहा है ये इसमें से इस वायर में कैसे पास हो रहा है, ठीक है, इस वायर से इस वायर में कैसे पास हो रहा है, क्योंकि इसके बीच में तो कोई मीडियम ही नहीं है, इसके बीच में कोई मीडियम ही नहीं है, तो ये करंट कैसे पास हो जा रहा है यहाँ पे। ये सारा कॉन्सेप्ट डिस्प्लेसमेंट करंट के अंदर आता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जो करंट है, जो कन्वेंशनल करंट हम जिसे कहते हैं, जो वायर में फ्लो करता है, वो करंट कैपेसिटर की एक प्लेट से दूसरे प्लेट में कैसे ट्रांसफर हो रहा है, इस चीज के कॉन्सेप्ट को डिस्प्लेसमेंट करंट एक्सप्लेन करता है। दूसरी बात, यहाँ पे एक साइंटिस्ट है मैक्सवेल, इस कॉन्सेप्ट को बताया किसने, मैक्सवेल साइंटिस्ट ने बताया। एम्पियर सर्किटल लॉ आपने पढ़ा, सभी ने पढ़ा एम्पियर सर्किटल लॉ। कौन से चैप्टर में पढ़ा एम्पियर सर्किटल लॉ, कौन बताएगा? 6 में। तो चैट में बता, तेरे बैकग्राउंड साउंड बहुत ज्यादा है। किसमें? चैप्टर 4 या फिर 5 में पढ़ा है। हाँ, चैप्टर 4 में। चैप्टर 4 में। हाँ, चैप्टर 4 में। तो चैप्टर 4 में हमने पढ़ा कि एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ा। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है कि अगर कोई क्लोज लूप है और उसमें मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन अगर कोई चीज है, तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जो होगा बी डॉट डी एल, ये एलिमेंट होगा डीएल, इस डीएल में जितना मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका अगर आप डॉट प्रोडक्ट निकाल दो, 11th में डॉट प्रोडक्ट पढ़े हैं, डॉट प्रोडक्ट निकाल दो तो वो हमेशा म्यू नॉट आई, यानी म्यू नॉट इनटू में टोटल करंट जो इसमें से पास हो रहा है। ये आपने एम्पियर सर्किटल लॉ में पढ़ा है, ठीक है। एम्पियर सर्किटल लॉ में पढ़ा है कि अगर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड होगा और उसमें से अगर करंट पास होगा तो वो करंट, टोटल करंट किसके बराबर होगा, आई के बराबर होगा। इतनी बात क्लियर है? ये एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है। तो जो मैक्सवेल साइंटिस्ट थे उन्होंने इस एम्पियर सर्किटल लॉ को मॉडिफाई किया, चेंज नहीं किया, मॉडिफाई, चेंज इन द सेंस मॉडिफाई कर दिया, चेंज ही कर दिया बेसिकली।
उन्होंने कहा कि जो एम्पियर सर्किट लॉ है ये पूरी तरह सही नहीं है, मतलब काफी हद तक ठीक है बट पूरी तरह सही नहीं है। ये हर सिचुएशंस को एक्सप्लेन नहीं करता है। तो मैक्सवेल ने एक डिस्प्लेसमेंट करंट को इंट्रोड्यूस किया और एम्पियर सर्किट लॉ को मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया? एम्पियर सर्किट लॉ को मॉडिफाई कर दिया। अब वो कह रहे हैं कि अब कैसे मॉडिफाई किया इसको समझना। एम्पियर सर्किट लॉ को यहाँ पे कैसे समझते हैं वो देखो। क्या बोला? मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यानी मैग्नेटिक फील्ड का एक क्लोज लूप बन रहा है एलिमेंट के साथ। ये कब बन रहा है? जब उसमें से कोई करंट आई पास हो रहा है। ठीक है, मतलब कि कोई मेरे पास एक सर्कल समझ लो, ये सर्कल शो करेगा, मतलब मैं अगर एक हाथ पे एक सर्कल बना रहा हूँ तो ये सर्कल शो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है। और ये मैग्नेटिक फील्ड इसीलिए है क्योंकि इसमें से आई करंट पास हो रहा है। ठीक है, ये एम्पियर सर्किट लॉ कह रहा है, B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो अगर मैं देखो यहाँ पे करंट आई फ्लो कर रहा है और अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेक करें तो यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा क्योंकि यहाँ पे करंट क्या है, आई क्रॉस कर रहा है इसको। तो यहाँ पे ये एम्पियर सर्किट लॉ तो सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, मतलब एक्सप्लेन कर रही है। बट अगर इस पॉइंट पे बात करें तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है कैपेसिटर के बीचों बीच, कैपेसिटर के बीचों बीच ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे अगर हम बात करें तो करंट की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब आई इसमें से पास नहीं हो रहा है। यहाँ पे आई की वैल्यू कोई नहीं है, आई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो अगर आई करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ अगर हम निकालते हैं बी डॉट डी एल विच इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू में आई की जगह क्या आ जाएगा, जीरो, क्योंकि इसमें से करंट तो कोई पास ही नहीं हो रहा। और अगर करंट कोई पास नहीं होगा तो ये पूरी वैल्यू बी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, जीरो, यानी मैग्नेटिक फील्ड क्या मिल गया, जीरो। यानी कि कैपेसिटर के बीचों बीच कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ। यहां तक बात क्लियर है सभी को? किसी को बात नहीं क्लियर हुई? कशिश? सर बी क्या है? बी है मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे बी को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन से शो कर रहे हैं। ठीक है सर। और कोई बात? कशिश? नहीं सर। समझ में आ रहा है ना पक्का? यस सर। और बाकी हो किसी को कोई डाउट, यहाँ पे कोई बात नहीं समझ में आई हो? सिंपल सी बात करिए, हमने एक वायर वाला पोर्शन लिया है और एक कैपेसिटर के बीचों बीच वाला पोर्शन लिया है। वायर वाला पोर्शन लिया है, वहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा क्योंकि उसमें से करंट आई पास हो रहा है। कैपेसिटर के बीचों बीच की अगर हम बात करें तो उसमें से कोई भी करंट आई पास नहीं हो रहा है क्योंकि बीच में कोई मीडियम नहीं है। तो ऐसे में अगर हम एम्पियर सर्किट लॉ अप्लाई करते हैं तो आई की वैल्यू जीरो है, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलना चाहिए, जीरो। बट अगर हम चेक करें तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होता है। इस पॉइंट पे कैपेसिटर के बीच बीच कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको मिलेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एम्पियर सर्किट लॉ इस पॉइंट पे सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है, यानी कि यहाँ पे फेल हो गया। तो अब अगर इस पॉइंट पे फेल हो गया तो इसका मतलब है कि एम्पियर सर्किट लॉ पूरी तरह सही नहीं। तो ऐसे में फिर मैक्सवेल जी आते हैं और मैक्सवेल जी ने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया, अपना एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि यहाँ पे करंट होता है, हम यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि एम्पियर सर्किट लॉ ने सिर्फ कन्वेंशनल करंट को लिया, यानी कि जो वायर में से फ्लो होता है। जबकि क्वेश्चन जो ये रूल है, ये जो फॉर्मूला है, इसमें एक और करंट को इंट्रोड्यूस करना चाहिए था जो कि वायर में फ्लो ना हो के कैपेसिटर के बीचों बीच फ्लो रहा है, क्योंकि करंट पास तो हो रहा है तभी तो इस वाली वायर में करंट आ रहा है ना? करंट पास तो हो रहा है तभी ना इस वाली वायर पे आ रहा है, पर किस तरीके से पास हो रहा है वो देखना जरूरी है। तो मैक्सवेल जी जो साइंटिस्ट थे मैक्सवेल, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स, ये अभी हमने मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ा था ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो एरिया को क्रॉस कर रही हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होता है तो उसमें कोई ना कोई करंट प्रोड्यूस हो जाता है, अपने आप करंट प्रोड्यूस हो जाता है, इंड्यूस हो जाता है। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें
कोई ना कोई करंट या करंट प्रोड्यूस हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे जब कह सकते हैं कि यहाँ पे इस पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सारी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज क्या जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रही हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सेम कॉन्सेप्ट, किसी एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर चेंज मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस करेंगी तो वो क्या बनाएंगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाएंगी। कशिश टर्म समझते जाना, जहां पे टर्म डाउट होगा तो आप अलग से भी डाउट ले लेना, क्लास कोई नहीं, अगर जहां डाउट आएगा तो यहाँ पे जो E है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो फाई मैं बता रहा हूं ये फ्लक्स को शो कर रहा हूं, ठीक है। फाई का मतलब यहाँ पे क्या है, फ्लक्स। अब फ्लक्स दो तरीके के हो सकते हैं, अगर बी फाई बी लिख रहा हूं तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, और अगर फाई ई लिख रहा हूं तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है, बस यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ जाती हैं यानी कि बी, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ जाती हैं यानी कि ई। क्लियर कशिश? यस सर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक एरिया में से पास होंगी तो वो क्या शो करेंगी आपको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स शो करेंगी। क्या शो करेंगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स शो करेंगे। और सेम कॉन्सेप्ट, अगर यही इलेक्ट्रिक फ्लक्स टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो जाए तो ये एक करंट को इंड्यूस देती हैं, दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कैपेसिटर के बीचों बीच इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से वहां पे एक करंट प्रोड्यूस हो जाएगा जिसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो यही जो फॉर्मूला है, जो हमने ये फॉर्मूला एम्पियर सेकेंडल लॉ को अप्लाई किया था, तो यहाँ पे कन्वेंशनल करंट ना लेके अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल क्या हो जाता है, बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई की जगह पे क्या आ जाएगा, आई डी। म्यू नॉट की जगह आई की जगह पे क्या आ जाएगा, आई डी। यानी कि कन्वेंशनल करंट ना लेके कौन सा करंट लेंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट। कन्वेंशनल करंट ना लेके कौन सा करंट लेंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट। तब ये जाके फॉर्मूला कंप्लीट होता है। ठीक है, तब ये जाके क्या होता है, फॉर्मूला कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे आई की जगह पे क्या यूज हो रहा है, आई डी। यानी कि कैपेसिटर के बीचों बीच जो करंट होता है वो नॉर्मल करंट ना होके कौन सा करंट होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट। कौन सा करंट होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट। ये मैक्सवेल की थ्योरी थी, साइंटिस्ट मैक्सवेल की थ्योरी थी, जिसके बेस पे उन्होंने एम्पियर सर्किटल लॉ को मॉडिफाई किया। ठीक है, जिसने उनके एम्पियर सर्किटल लॉ को क्या करा, मॉडिफाई किया। यहां तक बात किसी को नया समझ में आई हो तो पूछिए। नहीं, ये B इज इक्वल टू जीरो जो है वो एम्पियर सेकेंडल लॉ के अकॉर्डिंग जीरो आया है, बट मैक्सवेल ने तो जीरो की बजाय ये प्रूव किया है ना उन्होंने कि I की जगह पे, क्योंकि इस पॉइंट पे देखें तो इस कैपेसिटर के बीचों बीच कोई भी कन्वेंशनल करंट नहीं है, और एम्पियर सेकेंडल लॉ के अंदर सिर्फ कन्वेंशनल करंट को ही इंक्लूड किया गया है और कोई करंट को इंक्लूड नहीं किया है। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सेकेंडल लॉ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, जहां पे आई एक कन्वेंशनल करंट है जो वायर में फ्लो कर रहा है। बट अगर यही लॉ को अगर आप कैपेसिटर के बीच में अप्लाई करते हैं तो देयर इज नो कन्वेंशनल करंट इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, दैट मीन्स आई वुड बी जीरो इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। So after applying the ampere circuital law, you would see B dot dl is equal to mu naught into I, where I is equal to 0 in between the plates of capacitor. That means B is equal to 0. So that means according to ampere circuital law, there is no magnetic field between the plates of capacitor, which is wrong.
there is magnetic field between the plates of capacitor which और इसका मतलब हुआ कि ये जो लॉ है वो पूरी तरह सेटिस्फाई या सही नहीं है, उस इसलिए मैक्सवेल ने इस लॉ को थोड़ा सा मॉडिफाई किया और इसी लॉ को आगे चेंज किया। ठीक है, अब ये चेंज करके क्या लिखा है वो चीज हम बाद में पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट करंट सभी को समझ में आ गया है तो एक बार चैट में लिख देंगे यस, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। Yes, sir. कशिश एनी डाउट, कोई भी डाउट हो, जो भी मैंने अभी तक कोई भी पॉइंट समझाया हो? No, sir. चलो अच्छी बात है, अगर समझ में आ गया तो यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। तो अब आप लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट की डेफिनेशन। डिस्प्लेसमेंट करंट की डेफिनेशन, ये जो मैंने थ्योरी आपको समझाई है, थ्योरी एग्जाम में पूछी नहीं जाएगी, बस वो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाएगा। और चैप्टर 8 बहुत छोटा चैप्टर है और इसके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा ज्यादा 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, तो इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन चैप्टर नहीं है, कॉम्प्लिकेट चैप्टर नहीं है। जस्ट यू हैव टू रिमेंबर द मेन टॉपिक्स एंड मेन डेफिनेशन ऑफ द चैप्टर एंड chapter is finished. Yeah. Displacement current is that current which comes into play. Definition: displacement current is that current which comes into play. Displacement current is that current which comes into play in the region in which displacement current is that current which comes into play in the region in which the electric field. Displacement current is that current which comes into play in the region in which the electric field and the electric flux is changing with time. Displacement current is that current which comes into play in the region in which the electric field and the electric flux is changing with time. फॉर्मूला आप लिख लेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट का। ये ध्यान रखना है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ कंफ्यूज मत करना इसको। इलेक्ट्रिक फ्लक्स है और ये एप्सिलॉन नॉट हो गया। सर ये फॉर्मूला कैसे आया? हाँ वो भी लिखवाएंगे अभी, वो भी करेंगे, डिराइव करेंगे अभी। सर चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एनसीईआरटी खोल के नहीं देखता ना तू, हैं? अभी थोड़ी खोली, अभी जी खोली सर। अभी क्यों खोलेगा? एग्जाम सर पे आएंगे तब खोलेगा। चलिए फॉर्मूला कैसे है वो भी बता देते हैं। थोड़ा सा इसमें पीछे के चैप्टर्स का एक दो टॉपिक हैं वो जो ध्यान रखने होंगे आप लोगों को। अब इतने टेस्ट दे रखे हो तो हो ही गया होगा। अभी मेरे को बताएंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है शीट की वजह से, वो क्या होता है? थिक शीट अगर मैं बात करूं, या चलो इतना ही बता दो, कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। इतनी बार टेस्ट दे रखे हो, कोई फॉर्मूला ही बता दो। चलो गॉस थ्योरम पढ़े हो,
गॉस थ्योरम की थर्ड एप्लीकेशन में थिक शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाले हो, उसका फॉर्मूला बता दो। Q divided by E naught into A area I mean. ई नॉट नहीं है बेटा, वो एप्सिलॉन नॉट है। हाँ सर, सिग्मा सॉरी बाय सर। एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी Q बाय A। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, वहां पे आपने पढ़ा होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, जहाँ पे सिग्मा जो होता है वो होता है Q बाय A, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस सरफेस चार्ज। चार्ज डेंसिटी, ठीक है, जिसमें हम क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कि किसी एरिया के ऊपर चार्ज होगा, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा होगा, मान लो कि ये बोर्ड है, इस बोर्ड के ऊपर मैंने चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट मीन्स सिग्मा विच इज इक्वल टू Q बाय A। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कोई भी थिक शीट की वजह से, जिसमें दोनों थिक शीट का है ये, कोई भी थिक शीट की वजह से, चाहे पॉजिटिव और नेगेटिव, इस मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, थिक शीट की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी तो वो क्या होगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा की वैल्यू पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, Q बाय A एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई हो जाएगा ई ए, यानी कि ए इंटू में ए, ठीक है, डॉट हटाओगे तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 ले लिया, मैक्सिमम फ्लक्स अगर कंटेन कर रहा है तो, ई इंटू में ए, ई ए कॉस थीटा ले लो ताकि आपको पूरा फॉर्मूला ध्यान रहे, और इसकी थीटा की वैल्यू 0 ले लोगे, ये 1 हो जाएगा, साइड में लिख सकते हो क्योंकि कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है 1, तो हमने ये मैक्सिमम ले लिया है, तो ये फाई ई आ गया है आपका ई इंटू में ए। इधर का अगर आपको कुछ भी नोट करना है तो कर लो, मैं ये रब कर रहा हूँ इस ये वाला पोर्शन। करना है किसी को नोट, नहीं करना है, चलो। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला लिख लिए होगे, ये मैं सिग्मा लिख देता हूँ यहाँ पे। तो आपका फाई ई इज इक्वल टू क्या आ गया, ए इंटू में ए, फाई इज इक्वल टू क्या आ गया, ए इंटू में ए। और नेक्स्ट देखिए, E इंटू ए, और E की वैल्यू क्या है आपके पास, Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट, E की वैल्यू मैंने पुट कर दी, तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट ए इंटू में ए से ए कैंसिल हो गया, तो फाई E की वैल्यू क्या मिल गई आपको, फाई E की वैल्यू मिल गई Q बाय एप्सिलॉन नॉट, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएशन आपने 11th में सीखा है, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डी फाई बाय डी टी, और इधर करेंगे तो d बाय डी टी Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट का आपने डिफरेंशिएशन किया, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर आ जाएगी, तो d फाई e बाय डी टी इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाय डी टी, ठीक है, तो d फाई e बाय डी टी इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाय डी टी। अब डी क्यू बाय डी टी मतलब चार्ज अपॉन में टाइम, तो चार्ज अपॉन में टाइम क्या होता है, चार्ज अपॉन में टाइम क्या होगा, करंट। करंट, और यही करंट को हम क्या बोल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट। इसी डी क्यू बाई डी टी को ही हम क्या बोल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट, जो कि क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी, ये आपका फॉर्मूला आ गया डिस्प्लेसमेंट करंट का। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। कशिश कोई बात नहीं समझ में आई हो, डिफरेंशिएशन पता चल गया, डिफरेंशिएशन कैसे किया है, हमने टाइम के रिस्पेक्ट में किया है ना।
हाँ, टाइम के रिस्पेक्ट में कर दिया इसको डिफरेंशिएट। और हमने हमेशा cos 0 पे लेते हैं। cos 0 मैक्सिमम वैल्यू ले लिया हमने। यहाँ सोचा कि हमने ये लिया है, लेट किया है कि फ्लक्स इसमें मैक्सिमम बन रहा होगा, क्योंकि आप देखो ये आपका क्लोज लूप होगा, जो ये मतलब ये क्लोज लूप है, इसको मैंने ऐसे रख दिया और ये प्लेट में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, तो ये इसको 0 डिग्री एंगल पे करेंगी, क्योंकि इसका एरियल वेक्टर इस साइड होगा और मैग्नेटिक फील्ड, एरियल वेक्टर पता है कशिश? नहीं। एरियल वेक्टर होता है, आप कभी भी कोई भी चीज देखोगे, तो जैसे कि ये बोर्ड ले लो, इस बोर्ड का ये प्लेन है, तो जब भी हम एरिया के साथ एंगल लेते हैं ना, कोई भी ऐसा फॉर्मूला जिसमें एरिया है और साथ में एंगल आ गया, तो हम एरिया के साथ एंगल नहीं लेते, हम एंगल लेते हैं एरियल वेक्टर या नॉर्मल वेक्टर के साथ। अब नॉर्मल वेक्टर होता है ये, जैसे प्लेन है बोर्ड का, इस प्लेन के कोई भी एक नॉर्मल लाइन खींच लो परपेंडिकुलर, जैसे ये मार्कर परपेंडिकुलर है इस प्लेन के, ठीक है, तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ये इस प्लेन का यानी इस बोर्ड का इस एरिया का क्या होगा, एरियल वेक्टर होगा। यानी कि कोई भी एंगल जो हम एरिया के साथ देखेंगे वो बेसिकली हमें इसके साथ देखना है। तो अगर ये एक सर्कुलर लूप है और इसमें से मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रही हैं, तो एरियल वेक्टर भी बाहर की तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बाहर की तरफ है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा कशिश? 0 डिग्री। अरे कशिश को बताने दो भाई। 90 डिग्री 90 डिग्री। 90 कैसे हो गया, 0 नहीं हुआ? एक और पेन लेने दो, रुको, पेन भी इधर रख दिया। देखो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और ये है इस एरिया का एरियल वेक्टर, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आ रही हैं और ये जो पेन है ये है इसका एरियल वेक्टर, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, तो डायरेक्शन सेम होगी तो बताओ कितना एंगल? 0 0। 0। ये चीज है, परपेंडिकुलर जब होगा जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके पैरेलल जा रही हो बोर्ड के, और एरियल वेक्टर बाहर की तरफ होगा तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है कशिश? यस सर, ठीक है। हाँ, तो इसीलिए हम यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ले रहे हैं फ्लक्स की, तो मैक्सिमम के लिए cos 0 पे ही वैल्यू मैक्सिमम होती है 1, इसलिए हमने cos 0 लिया है। जब हमें मैक्सिमम वैल्यू लेनी होती है तभी जीरो एंगल लेते हैं, और उस समय 0 बन भी रहा होता है, बस वो आप उसको एरियल वेक्टर के साथ उसको समझना पड़ेगा। और कोई डाउट कशिश? नो सर। चलो ठीक है, किसी और को कोई डाउट है? दिव्यांशु समझ में आया? ये नोट कर लो तो बता देना, डन डन लिख देना, यस सर डन सर सब कर देना जब ये नोट कंप्लीट कर लो तो। यहाँ तक आप समझ गए हैं। नेक्स्ट जो है लिखेंगे आप लोग मैक्सवेल मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ
Maxwell modified Ampere-Secretary law in order to make the same logically consistent. एक क्लास डिस्कनेक्ट होने वाली है, मैं रीहोस्ट कर रहा हूँ, आप लोग रिकनेक्ट कर लीजिए. I'm repeating, Maxwell modified Ampere's Secretary law in order to make the same logically consistent. He stated Ampere's Secretary law to the form B dot dl is equal to mu naught I. अब दोनों करंट को इंक्लूड कर दिया इसके अंदर, I प्लस ID. मतलब अगर I होगा तो ID नहीं होगा, ID 0 होगा, और अगर ID है तो I की वैल्यू 0 होगी. दोनों केस में फिर फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा. ठीक है, और दिस इज कॉल्ड एम्पियर्स मैक्सवेल्स लॉ. दिस इज कॉल्ड एम्पियर मैक्सवेल्स लॉ. ठीक है, वेयर आईडी इक्वल टू क्या है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाय डी टी. आईडी इज इक्वल टू क्या है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाय डी टी. सो आई गेस आप लोग समझ गए कि मैक्सवेल ने किस तरीके से एम्पियर सेकेंडरी लॉ को मॉडिफाई किया, क्यों मॉडिफाई किया, क्या रीजन था, एम्पियर ने क्या गलतियां करी जिसकी वजह से मैक्सवेल को उसको मॉडिफाई करना पड़ा. ये आप अच्छे से स्टोरी को समझ गए हैं. एग्जाम में ये स्टोरी नहीं पूछी जाएगी, एग्जाम में आपसे डिस्प्लेसमेंट करंट पूछा जाएगा. डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला क्या है, मैक्सवेल ने मॉडिफाई करके क्या फॉर्मूला लिखा है, ये पूछा जाएगा एग्जाम. ठीक है, बट यू हैव टू नो द स्टोरी बिहाइंड इट. सो ये हो गया आपका मैक्सवेल की स्टोरी. इसमें आई होप सबको समझ में आ गया होगा. मे बी कशिश को कोई डाउट हो सकता है, बट अगर समझ में आ गया है तो अच्छी बात है. नहीं सर, समझ आ गया. चलो अच्छी बात है. उसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. इस चैप्टर में दो ही टॉपिक है मेन, दैट इज मैक्सवेल यानी डिस्प्लेसमेंट करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से जो क्वेश्चन आता है वो डायरेक्ट आता है. एक डेफिनेशन पूछ लेगा, दूसरा उसकी प्रॉपर्टीज, मिनिमम 2 या 3 प्रॉपर्टीज पूछ लेगा, थर्ड उसके फॉर्मूले के बेस पे एक न्यूमेरिकल दे देगा जो कि बहुत इजी है. ये हमने 11th में भी सीखा है. वेव जो चैप्टर, ऑसिलेशन ऑफ वेव चैप्टर जब हमने पढ़ा था 11th में, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है, कोई डिफरेंट नहीं है, सारा कुछ वही है. के कैसे निकलता था, फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती थी, लैम्डा कैसे निकलता था, ये सारा कुछ हमने 11th में सीखा था. ठीक है, 11th का वेव चैप्टर जब आपने पढ़ा था, ये सब कुछ वहीं पे है, फॉर्मूला भी वहीं पे, वही सारे फॉर्मूले यहाँ यूज होने हैं. फोर्थ क्वेश्चन जो आ सकता है वो ये आ सकता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पेक्ट्रम है, गामा रे, एक्स रे, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, ये जो रेज हैं, इन वेव्स की प्रोडक्शन, यूजेस, डिटेक्शन, ये और फ्रीक्वेंसी रेंज याद कर लो या वेवलेंथ रेंज याद कर लो, दोनों में से एक भी याद कर लोगे दूसरी चीज निकल सकती है. अगर आपको फ्रीक्वेंसी पता है तो आप वेवलेंथ बता सकते हो, वेवलेंथ पता है तो फ्रीक्वेंसी बता सकते हो. ठीक है, तो आपको कोई भी एक रेंज याद करनी पड़ेगी. इसके लिए एनसीईआरटी में एक चार्ट है, एनसीईआरटी में पूरा है. ये चैप्टर आप एनसीईआरटी से इजीली पढ़ सकते हो. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ने का मेरा मतलब ये है कि लर्न करने वाला जो प्रोसेस है वो आप एनसीईआरटी से इसको कर सकते हो. एनसीईआरटी में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम का चार्ट गिवन होगा जिसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, फ्रीक्वेंसी रेंज होगी, वेवलेंथ रेंज होगी, यूजेस,
डिटेक्शन, प्रोडक्शन, ये सब उसके अंदर एक चार्ट के अंदर होगा। तो अगर आप चार्ट याद कर लोगे, लर्न कर लोगे तो बहुत इजी रहेगा, क्योंकि वो इजी वे में लर्न कर सकते हो। और पर्टिकुलर वे में अगर पढ़ना है तो वो भी आपको पर्टिकुलर वे में यूज हो सकता है। ज़्यादातर गामा रे, एक्सरे, इन सब के पूछे जाते हैं, कैंसर थेरेपी में क्या यूज होता है, ये सब चीज़ें यहाँ पे पूछी जाएंगी। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो डेफिनेशन लिखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। ये चैप्टर नेक्स्ट क्लास में हो सकता है खत्म हो जाए, क्या पता आज ही खत्म हो जाए, आज तो नहीं होगा, नेक्स्ट क्लास में ही हो जाएगा। तो चैप्टर 8 आपके 8 चैप्टर सिलेबस की यानी फर्स्ट पार्ट नेक्स्ट क्लास तक खत्म हो जाएगी। और अब आप अपने आप को देख लो कि मेरा सिलेबस कहाँ चल रहा है, और आप लोग अपने आप को देखिए कि आप लोग कहाँ चल रहे हो। तो मुझे पता है कि मेरे बराबर अभी कोई चल ही नहीं रहा होगा, है ना। मैं पढ़ा रहा हूँ चैप्टर 8, तो कोई चैप्टर 5 प्रिपेयर कर रहा होगा, कोई चैप्टर 4 प्रिपेयर कर रहा होगा। ठीक है, तो अपनी स्पीड थोड़ी सी बढ़ाएं। ठीक है, तो स्पीड बढ़ा के बराबर में आ जाए। सोनिया, जो मैंने असाइनमेंट भेजे थे उसमें चैप्टर 8 के भी क्वेश्चन थे? नो सर, चलिए फिर सिर्फ वो मैं चैप्टर 7 तक है। चैप्टर 7 तक है, चलिए फिर वो नेक्स्ट तक मैं भेजता हूँ। हाँ, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव in short EMW. So the electromagnetic waves are those waves, definition, आंसर सीट जो मैंने भेजी है गूगल क्लासरूम में, मे बी जो कंप्यूटर में ऑन कर रहे होंगे उनको पता चल रहा होगा कि कहाँ पे मैंने सर्कल करके मार्क्स दिए हैं, कहाँ पे नहीं दिए हैं। और जिन लोगों ने फोन पे ओपन कर रहे होंगे उनको पता नहीं चल रहा होगा कि मार्किंग मैंने कहाँ कैसे की है। रचित, जो मैंने येलो कलर के बॉक्स में करी है, वो येलो कलर में बॉक्स का मतलब है कि उतने बॉक्स का जो मार्क्स है वो मैंने वहां पे दिया हुआ है कि उस बॉक्स का मार्क्स इतना है, उस बॉक्स का मार्क्स ये है। एक्चुअली क्या है कि अगर आप पीडीएफ भेज रहे हैं तो आपको मार्क्स पता चल रहे हैं रचित साइड में? सर यस, फाइल खोलने से पहले शो कर रहा है टोटल आउट ऑफ में से। वो तो टोटल आउट ऑफ कर रहा है ना। जब फाइल ओपन कर रहे हो तो फाइल ओपन करते नहीं वक्त सर, साइड में शो कर रहा है? नहीं कर रहा। नहीं तो वो गूगल क्लासरूम आप ओपन किस में कर रहे हो, मोबाइल में या लैपटॉप सिस्टम में? सर, मोबाइल में कर रहा हूँ। सिस्टम में, सिस्टम में करेंगे। जो मैं मार्किंग कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली मैं आपके पेपर चेक कर रहा हूँ, वो सिर्फ ऐसे ही देख देख के मैं एक टोटल नहीं दे रहा हूँ। एक्चुअल में मैं आप लोगों के मार्क्स मैं वो चेक करता हूँ, पेपर चेक करता हूँ, और जितना आंसर आप लिखते हो उतने आंसर का मैं बॉक्स बना के वहाँ पे मार्किंग करता हूँ। तो अगर आप सिस्टम में, लैपटॉप में अगर आप ओपन करते हैं, यानी कि लैपटॉप या हो या कंप्यूटर सिस्टम हो घर में, अगर आप उसमें ओपन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके पेपर में किस जगह पे कितने मार्क्स मिले हैं। ये आप चेक कर सकते हैं। ओके सर। मोबाइल में पता नहीं चलेगा आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोग चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे है। दूसरी बात, जिसने आंसर शीट टेढ़ी यानी हॉरिजॉन्टल अपलोड करी होगी उसमें दिक्कत हो सकती है, बट अगर किसी ने वर्टिकली अगर सही से अपलोड की हुई है तो उनको पता चलेगा कि उतने का मार्क्स इतने मिले हैं, इतने के मार्क्स इतने मिले हैं। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं किसी भी सिस्टम में ओपन करके या लैपटॉप में ओपन करके। क्या कहते हैं, मोबाइल में नहीं पता चलेगा, मोबाइल में आपको सिर्फ टोटल मार्क्स पता चलेंगे। हाँ, तो डेफिनेशन, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर दोज वेव्स, electromagnetic waves are those waves in which, electromagnetic waves are those waves in which there are sinusoidal variation. Electromagnetic waves are those waves in which there are sinusoidal variation of electric and magnetic field, of electric and magnetic field vectors at right angles, at right angles to each other, at right angles to each other, as well as at right angles to the direction of, to the direction of
wave propagation to the as direction well as as well as at right angle to the direction of wave propagation. I'm repeating, the electromagnetic waves are those waves in which there are sinusoidal variation. Sinusoidal variation मतलब sine curve होंगे. Sinusoidal variation of electric and magnetic field vectors at right angles to each other as well as at right angles to the direction of propagation. ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन आप समझ गए, तो अब डायग्राम के अकॉर्डिंग समझ लीजिए. ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन यानी कि y, और ये हो गया z जो कि है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये जो x है ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, मतलब कि वेव जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो डायरेक्शन है, जो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, तो वो x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये हमारे लिए अभी है. y एक्सिस में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और z एक्सिस में आपका मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है. तो ये है परपेंडिकुलर इस तरीके से. ठीक है, तो ये मतलब इस तरीके से वेव है, इतना ही बना लो. ये आपका जो ऊपर की साइड है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब ये ग्राफ आपका ऐसे जा रहा है, और ये जो है ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये जा रहा है इस तरीके से आगे पीछे. तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो प्रोपगेशन है, मतलब वेरिएशन है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है, यानी एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है. और इन दोनों का जो प्रोपगेशन है, यानी कि ये जिस डायरेक्शन मूव कर रहे हैं उसमें भी क्या है, परपेंडिकुलर है. मतलब कि ये एक्स एक्सिस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे. ठीक है, परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहा है, मतलब कि एक्स एक्सिस हो गया तो इसके क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहा है. और वहीं पे मैग्नेटिक फील्ड देखो तो वो भी कैसे प्रोपगेट कर रहा है, ऐसे ऐसे वर्टिकल. तो एक्स एक्सिस से मूव कर रहा है और इस तरीके से परपेंडिकुलर प्रोपगेट कर रहा है. तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और दोनों की जो डायरेक्शन है प्रोपगेशन की वो भी क्या होती है, परपेंडिकुलर होते हैं. मतलब कि एक दूसरे के भी परपेंडिकुलर हैं और जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उसके भी परपेंडिकुलरली ही वो प्रोपगेट कर रहे हैं. तो ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों के साइनसोडियल कर्व होते हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलरली वाइब्रेट कर रहे हैं, एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के भी परपेंडिकुलरली वाइब्रेट कर रहे हैं. ये बात सभी को क्लियर है? यस सर. किसी को कोई डाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के डायग्राम में? ये डायग्राम आप एनसीईआरटी में चेक कर सकते हो. मैंने बोला था एनसीईआरटी नहीं है तो ऑनलाइन पीडीएफ भी मिल जाती है एनसीईआरटी की, वो भी डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको ऑनलाइन पीडीएफ मिल जाएंगी. ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए. नहीं है? अगर सबको क्लियर हो गया तो एक बार चैट में लिख देंगे यस सर और बोल देंगे यस सर. डन, क्लियर है सब? यस सर. यस सर. ओके, तो
आई गेस सबको क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, कुछ नेक्स्ट क्लास के लिए भी बचा देते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर मतलब समझ लिए आधे से ज़्यादा कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा। आप इस चैप्टर को पढ़िए, दोबारा से नेक्स्ट क्लास में आए, कोई डाउट है तो वो लेके आए, ठीक है। कशिश आई गेस आपको क्लियर है, बट फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। और आई गेस मैं चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की दोबारा से रिवीजन क्लास स्टार्ट करूँगा। तो टाइमिंग देखते हैं अभी क्या है। तो टाइमिंग क्या है, किस किस को चैप्टर 1 और 2 की किसी को चाहिए रिवीजन क्लास? सर चैप्टर 4। चैप्टर 4 की चाहिए? करवा दो। यस सर। चैप्टर 4 की चाहिए, ओके। और किसी को किसी और चैप्टर की रिवीजन क्लास चाहिए? 3 की सर। 3 की? अच्छा, चलिए फिर हम स्टार्टिंग से देखेंगे, फिर जिसको 1, 2 और 3, 4 ऐसे करते हुए चलेंगे। मैं करता हूँ शेड्यूल, रिवीजन क्लास की भी करता हूँ, तो वो भी हम स्टार्ट करेंगे। रिवीजन क्लास में ध्यान रखना क्योंकि क्लास इज ऑलरेडी अपलोडेड है, तो जो रिवीजन क्लास में मैं किस तरीके से कराऊंगा वो भी मैं समझा देता हूँ। आप लोग क्लास देख सकते हैं, तो एक बार आप क्लास देखेंगे, उसके बाद क्लास में आप प्रेजेंट होंगे और मैं पढ़ाता जाऊंगा और आप समझते चलेंगे। जहाँ पे आपको नहीं समझ में आएगा वो पूछेंगे, क्योंकि मैं नोट दोबारा नहीं करवाऊंगा, क्योंकि नोट करवाया हुआ चीज़ है, ठीक है। तो रिवीजन में सिर्फ मैं समझाता हुआ चलूंगा टॉपिक्स को। सो आई गेस यहाँ तक सबको क्लियर है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और असाइनमेंट्स को कंप्लीट करें। असाइनमेंट्स जो भेजे हुए हैं बहुत बच्चे नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, उनको सॉल्व करो, ठीक है। और क्वेश्चन को सॉल्व करो, 1-2 क्वेश्चन होंगे जो नहीं होने वाले हैं, बट एटलीस्ट कुछ तो सॉल्व करो उसमें से, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सर क्लास। हाँ जी। सर आज की रिकॉर्डेड वीडियो भेज देना। हाँ तो भेजूंगा, ऑब्वियसली भेजूंगा। क्यों? सर आप कल भेजते हो ना, ऐसे टाइम हो जाता है। अच्छा, कि दोबारा देखनी होती है? हाँ सर। वो लैपटॉप गर्म हो जाता है ना, तो उसको रेस्ट के लिए रखता हूँ, रेस्ट के लिए रखता हूँ ना, तो फिर मैं भी रेस्ट कर लेता हूँ, फिर इसलिए सुबह उठ के बनाता हूँ। चलिए आज भेज दूंगा मैं। ठीक है सर। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय।